जय हिंद दोस्तों, स्टडी इन्फो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने सबसे बोला था कि अगर आपके मन में जो भी सवाल हैं आप हमसे पूछ सकते हैं और जो भी मेरे अनुभव के अनुसार जवाब होगा मैं उसका दूंगा। क्योंकि मैं भी इस बहाली को लगभग साल भर से डीपली फॉलो कर रहा हूँ और साल भर से वीडियो भी बना रहा हूँ। तो जो भी लोग कमेंट किए हैं, अपना सवाल पूछे हैं, उनका मैं जवाब बारी बारी से दूंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, तो हो सके आपका सवाल भी किसी और ने पूछ दिया हो। तो वीडियो को पूरा देखें और जो भी डाउट हो वो एक बार फिर से कमेंट कर दें, मैं अगला वीडियो में उसका जवाब दे दूंगा। और मैं एक बार फिर से बता दूं कि यह जो अब मैं जानकारी दे रहा हूँ ये कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, यह बस मेरा अनुभव है और सैकड़ों लोग से जो मैं बात किया हूँ उसके अनुसार ही मैं जो भी सवाल है उसका जवाब दूंगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो सवाल पूछा था वो आशुतोष कुमार जी ने पूछा है। इनका सवाल है कि सर, बोलना चाह रहा हूँ मेरा सिलेक्शन ना फॉरेस्ट गार्ड में हुआ था और ना ही टाइपिंग में, फिर भी मेरा डीवी में रिजल्ट है और मैंने भारत सरकार का एनसीएल 2013 का दिया है, तो क्या होगा? और मैंने न्यू भी दिया है। देखिए, आपने न्यू दिया, बहुत बढ़िया बात किया। और आपने जो सेंट्रल दिया है तो सेंट्रल एनसीएल मान्य है। अब आते हैं कि आपका डायरेक्ट रिजल्ट आया है डीवी लिस्ट में। तो देखिए दोस्तों, अभी तक शायद कोई आपको नहीं बताया होगा और मैं भी वीडियो नहीं बनाया हूँ, क्योंकि हो सकता है किसी को वो बात पसंद ना आए। क्योंकि जो रिजल्ट दिया गया है 14,000, हर कैटेगरी का 10% एक्स्ट्रा दिया गया है, मतलब कि टोटल सीट का 10% एक्स्ट्रा। टोटल सीट में नॉन टाइपिंग भी सीट आता है, टाइपिंग सीट भी आता है और फिजिकल सीट भी आता है। तो जिनका रिजल्ट डायरेक्ट हुआ है वह यही माना है कि उनका रैंक जितना नॉन टाइपिंग का सीट है उसके अंदर हो। एग्जाम्पल में अगर आप ईबीसी से हैं तो आप यही मनाइए कि आपका रैंक 1700 के अंदर हो, क्योंकि ईबीसी में रिजल्ट इसमें लगभग दिया गया है 3000 के आसपास। तो ठीक है, इनका जवाब मिल गया। अब आते हैं मनोज दास जी। मनोज दास जी जो पूछ रहे हैं कि बीएसएससी में जिनका काउंसलिंग हो गया, अगर ज़्यादा अब्सेंट नहीं होने की वजह से उनका मेरिट में नाम नहीं आता है, तो सीट खाली होने पर सेकंड काउंसलिंग लिस्ट जारी करने से पहले जिनका काउंसलिंग हो चुका है उनको पहले भरेगा तभी सेकंड लिस्ट जारी होगा कि नहीं? इनका मतलब, कहने का ये मतलब है कि अगर कोई डीवी लिस्ट से बाहर मतलब डीवी लिस्ट में जिनका नाम है और काउंसलिंग करवा कर भी बाहर हो जाता है और सेकंड लिस्ट आता है, तो किनका पहले बुलाया जाएगा? तो जाहिर सी बात है कि जो डीवी करवा चुके हैं उनको पहले बुलाया जाएगा। अगर इनमें एक भी ऐसे नहीं बचते हैं, मैं तो यही चाहता हूं कि जिनका भी डीवी हुआ है सारे लोग का सिलेक्शन हो, और जिनका डीवी हुआ है अगर उनका सिलेक्शन सारे का हो जाता है तो जाहिर सी बात है सेकंड लिस्ट में उन्हीं का नाम आएगा जिनका डीवी लिस्ट में नाम नहीं है। ठीक, अब आते हैं अगले सवाल पर। अब अगले सवाल पे अमन भाई बोल रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर रवि भाई। तो आपको भी अमन भाई हैप्पी न्यू ईयर। और हुसैन भाई जल्द पार्टी देंगे, बकरा तैयार है। चलिए, अगला सवाल पूछा है चंदन कुमार जी ने। तो इनका सवाल है, ये थोड़ा सा क्रिटिसाइज करने वाला सवाल है। ये पूछ रहे हैं, जब आपने एनसीएल के लिए केस किया था तो उस केस के काउंसलिंग रोकने के लिए आपने क्यों किया, जो कि सिलेक्टेड स्टूडेंट के लिए बहुत ही गलत है? तो देखिए चंदन भाई, आप बोल रहे हैं कि स्टे सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए स्टे लगाने का डिमांड किया गया। पहले आप ये बताइए कि जो केस किए हैं क्या वह सिलेक्टेड कैंडिडेट नहीं है? स्टे लगाने की बात नहीं कही गई थी, उसमें यही कहा गया था कि न्यू एनसीएल अगर एक्सेप्ट कर रही है तो ठीक, अगर सीधा रिजेक्ट करती तब स्टे लगाने की बात किया गया था। तो ये जो भ्रम फैला रहे हैं वो लोग से आप दूर रहें। हम लोग का यही मकसद है कि जितनी जल्दी बहाली कंप्लीट हो और न्यू एनसीएल ओल्ड एनसीएल जो दिए हैं वो मान्य हो जाए। ठीक, अब इसमें अगला सवाल मैं लेता हूं बैजू दिवाकर नॉलेज जोन। इनका सवाल, तीन सवाल इनका एक ही साथ है। पहला है कि जो डॉक्यूमेंट एनसीएल लिविंग दिए हैं उसका वेरिफिकेशन कब आता है, ज्वाइन करने के बाद या पहले? दूसरा सवाल है पोस्ट प्लस डिस्ट्रिक्ट अलॉट सारा काम बीएसएससी करेगा? तीसरा सवाल है ज्वाइनिंग संबंधित विभाग करेगा क्या? तो देखिए, आपका जो वेरिफिकेशन होता है वो आप जो ब्लॉक से वेरिफिकेशन वो विभाग करवाएगी। ठीक, दूसरा है कि पोस्ट अलॉट ये आयोग करेगा। पोस्ट अलॉट जो है वो आपका बिहार एससी आयोग करेगा और डिस्ट्रिक्ट अलॉट है ये आपका विभाग करेगा। और अगला इसके बाद सवाल है कि ज्वाइनिंग संबंधित, जी जाहिर सी बात है, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं आपका अनुशंसा आगे भेज दिया जाएगा। उसके बाद विभाग का काम है
कौन जिला देना है, कौन शहर में आपको भेजना है। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पर। इसमें सवाल है कृष्णा नारायण जी का। यह पूछ रहे हैं कि जब BSSC CGL 2 में बायोमेट्रिक मिसमैच वाले कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट लिया गया था और उन सभी का रैंक लिस्ट जारी किया गया था, तो इंटर लेवल में क्यों फर्जी करके बाहर कर दिया गया और FSL जांच के बाद ही CGL 2 में उनको मौका दिया गया। मतलब इनका कहना है कि CGL 2 में जिनका ये बायोमेट्रिक मिसमैच हुआ था उनको मौका दिया गया था, यहाँ पर इंटर लेवल में आयोग ने क्यों नहीं दिया। देखिए, यहाँ पर आयोग अगर मौका नहीं दे रही है तो आयोग गलत कर रही है। और आयोग का कहना है कि आप कोर्ट जाइए, अगर कोर्ट बोल देती है कि हाँ इन लोगों का FSL या फॉरेंसिक जो जांच होना चाहिए तो आयोग जांच करेगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग के लिए आयोग वेट नहीं करेगी, डायरेक्ट जो पैनल है वो जारी कर देगी। अब आते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल पूछे हैं ड्रीम्स विल बी रियल। इनका सवाल है जो न्यू NCL दिए हैं एंड हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग क्वालिफाई किया है, उसका मेरिट बनने का कितना चांस है। देखिए दोस्तों, मैं एक बार बता दूं कि इस लिस्ट में जो टाइपिंग पास हैं और जो फिजिकल पास हैं या फिजिकल में रिजल्ट है वह लोग बाहर नहीं होंगे। लेकिन हाँ, ये उन टाइपिंग वाले में बहुत को डाउट होगा कि वो पास है कि फेल है, क्योंकि टाइपिंग का रिजल्ट नहीं बताया गया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप टाइपिंग पास हैं तो आपका 100% टाइपिंग पोस्ट मिलेगा। ऐसे तो आपको नंबर अच्छा रहेगा तो नॉन टाइपिंग भी मिल सकता है, लेकिन अगर आप टाइपिंग पास है, फिजिकल पास है, तो आपको कोई ना कोई एक सीट मिलेगा ही मिलेगा। अब आते हैं अगले सवाल पर। गौतम कुमार, इनका सवाल है FG पास कैंडिडेट को कितना % चांस है नॉन टाइपिंग मिलने का। देखिए, FG वाले का अगर मैं इसमें तर्क दूं तो अगर आप जनरल से होंगे FG में तो आपका रैंक 1800 होगा, तो और UR में सीट 3300 है, तो कितना भी कोशिश कोई कर ले आपको 3300 रैंक से बाहर नहीं कर पाएगा। अगर आप EBC में हैं तो आपका रैंक 900 के अंदर है, फॉरेस्ट गार्ड में अगर रिजल्ट है तो। SC में है तभी आपका 900 का रैंक SC के अंदर है, और चाहे वो EBC हो या SC हो, दोनों में नॉन टाइपिंग सीट 1700 है। तो कितना भी कोई कुछ कर ले आपको 1700 रैंक से ऊपर कोई नहीं पहुंचा सकता है। तो FG वाले का लगभग नॉन टाइपिंग मिलना 100% कन्फर्म है। ठीक, अब आते हैं अगला सवाल। हमारे गृह मंत्री साहब अमित शाह जो हैं वो पूछे हैं, मजाक कर रहा था। सर, मैं MBC कैटेगरी से हूँ, काउंसलिंग में मैं 2008 का OBC बना हुआ दिया हूँ, सेंट्रल का। सेंट्रल मान है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। मैं न्यू NCL 2021 का भी दिया हूँ। बढ़िया किया आपने कि न्यू भी दे दिया। देखिए, बहुत लोग डर रहे हैं जो सिर्फ ओल्ड दे दिए हैं, तो देखिए आप अगर न्यू मान होगा तो ओल्ड भी मान होगा, तो बिल्कुल ना डरे। अगर आप ओल्ड दिए हैं तो भी मान होगा, न्यू दिए हैं वो तो मान होना ही होना है। और मुझे बताइए कि मुझे कोई पोस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए, मैं इससे पहले सबसे पहला जवाब जाके आप सुन लीजिएगा, उसमें मैं यही कहा हूँ कि अगर आपका रिजल्ट, चाहे आप किसी भी कोटा से हैं, UR से हैं, SC से हैं, ST से हैं, BC से हैं, EBC से हैं, अगर नॉन टाइपिंग इतना जितना सीट है उतना आपका रैंक है तो आपको नॉन टाइपिंग मिल जाएगा। ठीक, उसके बाहर आप अगर इसे मानते हैं कि आप EBC हैं, EBC में नॉन टाइपिंग सीट 1700 है, ठीक, पूरा सीट 2900 है, रिजल्ट दिया गया है उसका 10% एक्स्ट्रा, मतलब कि 3100 के आसपास। तो जो 1700 के अंदर है उनको नॉन टाइपिंग कन्फर्म मिल जाएगा, और जो 1700 के बाहर हैं उनको टाइपिंग पास होना जरूरी है। मैं इसको किसी और वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि मैं इस पे वीडियो नहीं बना रहा, लेकिन अब मुझे लगता है कि इस पे वीडियो मुझे बनाना चाहिए, क्योंकि कन्फ्यूजन लोगों को बहुत हो गया है। ठीक, अब आते हैं अगले सवाल। अगला सवाल पूछा है अमेजिंग वर्ल्ड, इंटर का प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया हूँ क्या होगा, और बाद में BSSC ऑफिस में ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा कर दिया हूँ। तो देखिए, आप DV में प्रोविजनल दिए हैं, सबसे पहले तो आपने लापरवाही किया। जब आपको पता है कि सर्टिफिकेट मांगा जाएगा और आपने इंटर जाहिर सी बात है 2014 से पहले किया होगा, तो आपने उस दिन क्यों नहीं जमा किया। और आपने एक अच्छा काम किया कि आपने आयोग जाकर सर्टिफिकेट जमा कर दिया। तो मैं उन लोगों से ही कहूँगा कि जिनका भी कुछ छूट गया हो, चाहे वो एफिडेविट छूट गया हो या सर्टिफिकेट छूट गया हो, आप कुरियर के माध्यम से या डायरेक्ट आयोग के काउंटर पे आके एप्लीकेशन लिखकर जमा कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं स्टडी शहर वाले पूछ रहे हैं चयन
के नींद ले लूं अब न्यू एनसीएल वाले, इनका कहना है कि चैन के नींद लें अब न्यू एनसीएल वाले या नहीं, क्या होगा बताइए जरा। देखिए 11 तक वेट करिए और चैन की नींद लेकर ही सोइए, ठंड भी बहुत है, लॉकडाउन भी लगा हुआ है, न्यू एनसीएल तो मान होना ही होना है। ठीक है। अब अगला सवाल पूछा है श्याम जी ने, इनका पूछा है कि 2013 वाला सेंट्रल गवर्नमेंट को ओबीसी दिया हूँ, प्रॉब्लम होगा। देखिए भाई सेंट्रल में कितना बार बोल चुका हूँ, सेंट्रल मान्य है। ठीक। अगले सवाल पे आते हैं, जनरल वालों के मेरिट पर भी कुछ बात कीजिए। देखिए अब जनरल को मैं सिर्फ एक वर्ड में फिर से समझाना चाहूँगा। जनरल का सीट नॉन टाइपिंग 3316 है। ठीक। ओवरऑल सीट 5200 कुछ है। रिजल्ट दिया गया है मेरिट वाइज यूआर का 5700 कुछ। तो अगर आप टाइपिंग पास नहीं हैं तो आप यही दुआ करिए कि आपका रैंक 3316 के अंडर हो। समझने वाले मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद भी समझ में नहीं आता तो मैं जो वो वीडियो लाऊंगा उसमें अच्छे से आप समझ लीजिएगा। ठीक। अब आते हैं, ये पूछा है युगांक राज ने, इनका सवाल है जिसका सरकार ने कैटेगरी बदल दिया उनका क्या होगा। उनका भी कुछ नहीं होगा, मैंने इससे पहले वीडियो बना चुका है, जिनका कैटेगरी बदल चुका है सरकार ने, उनका स्थिति देखकर ही बदला है। और आपने जाहिर सी बात है काउंसलिंग में नया वाला दिया ही होगा, तो नया वाला जो आपने दिया है वो उससे ये आयोग पता कर सकती है कि 14 में आप किस कास्ट में थे, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला सवाल पूछा है सचिदानंद कुमार ने, मैंने 2017 का भारत सरकार का एनसीएल दिया है, मेरा कैटेगरी चेंज है, क्या कोई प्रॉब्लम होगा। तो मतलब कि मैं इनको क्या जवाब दूं कि जब आपके पास 14 के पहले का नहीं था, 14 के बाद का था और वो सेंट्रल, तो आप नया एक बनवा लेते। लेकिन ऐसे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्यू में अगर मान हो तो न्यू सेंट्रल भी मान होगा और न्यू स्टेट भी मान होगा, ओल्ड सेंट्रल भी मान होगा, ओल्ड स्टेट भी मान होगा। तो दिक्कत ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ पे ध्यान रखें कि अगर आपके पास न्यू बनाने का ऑप्शन था तो आप न्यू बनाकर बिहार सरकार का देते, क्योंकि एक आपका कैटेगरी भी चेंज हो गया है उसके बावजूद आपने भारत सरकार का दे दिया, वो भी न्यू दिया। ओल्ड देते तो कोई बात अलग होता ठीक है। अब आते हैं आर के जी ने सवाल पूछा है, इनका भी वही सवाल है कि जिसका कैटेगरी चेंज हुआ है उसके किस कैटेगरी में रिजर्वेशन मिलेगा, नया वाला या पुराने वाला। हाँ ये बढ़िया सवाल है। कुछ लोग को मतलब क्या बोलो, कुछ लोग को लगता है कि जो कैटेगरी चेंज हुआ है उसमें आरक्षण मिलेगा, तो जी नहीं। जो कैटेगरी में आप 2014 में थे उसी कैटेगरी में आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा और उसी कैटेगरी में आपको कट ऑफ पार करना पड़ेगा। जैसे अगर आप ईबीसी से एसटी हो गए हैं, एससी हो गए हैं, तो आपको ईबीसी इतना ही मार्क्स लाना पड़ेगा और ईबीसी के पोस्ट मतलब ईबीसी कैटेगरी से ही आपका पोस्ट अलॉट होगा। बाद में आप विभाग हो सके आपको न्यू वाला मांगे और न्यू वाला के अनुसार ही आपका सर्विस बुक बने। ठीक है। अगला सवाल है फिर सोनू कुमार जी पूछ रहे हैं, सेंट्रल ओबीसी मान्य होगा या नहीं, प्लीज रिप्लाई। मैं कितना बार बोल चुका हूँ, सेंट्रल ओबीसी मान्य होगा। ठीक है। अगला सवाल है रंजीत कुमार जी का, यह पूछ रहे हैं कि मेरिट का कट ऑफ लगभग कितना जाएगा भैया, कैटेगरी वाइज प्लीज बताएं। तो देखो भाई कट ऑफ बताना बहुत मुश्किल है और बिहार एसएससी कट ऑफ से नहीं रैंक से पोस्ट जारी करती है। तो आप यही मनाइए कि जितना सीट आपका कैटेगरी में है आपका रैंक उसके अंदर हो। ठीक। और नॉन टाइपिंग के अंदर हो। अगर टाइपिंग पास है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आपको है। ठीक। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि फिजिकल पास वाले और टाइपिंग पास वाले को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोग को कन्फ्यूजन है कि उनका रिजल्ट टाइपिंग में हुआ है या फिजिकल में हुआ है, तो वो निश्चिंत हो जाएं कि जो टाइपिंग पास हैं, क्योंकि कुछ लोग को ये भी हो सकता है कि उनका रिजल्ट ओवरऑल सीट के हिसाब से हो, वो टाइपिंग फेल हो, लेकिन उनको लग रहा हो कि हम टाइपिंग पास हैं, क्योंकि अभी तक टाइपिंग का रिजल्ट आयोग ने नहीं बताया है। ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, मोहम्मद इमरान जी पूछ रहे हैं फाइनल रिजल्ट कब तक। तो देखिए ये मैं कैसे बताऊं, बहुत सारे यूट्यूबर बोल रहे हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक यही लगता है कि जनवरी माह में फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ये पनौती जो कोरोना का थर्ड वेव आ गया है और 50% अब उपस्थिति आयोग में रहेगी, तो हो सकता है कि 1-2-3 हफ्ता और डिले हो, तो हो सकता है कि फरवरी तक चला जाए। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि जनवरी में रिजल्ट आ जाएगी। ठीक। अगला सवाल है सेकंड लिस्ट
का क्या अपेक्षा है, चंदन शर्मा जी पूछ रहे हैं। तो चंदन शर्मा जी, एक और कड़वा सच मैं बता दूं, बहुत लोग इस पे भी कोई वीडियो नहीं बनाया है। कड़वा सच यही है कि सेकंड लिस्ट तो आएगा, सेकंड लिस्ट 100% आएगा, लेकिन सेकंड लिस्ट टाइपिंग पोस्ट का आएगा, नॉन टाइपिंग का एक भी सीट खाली नहीं जाएगा। CGL 2 के बारे में चर्चा तो है कि उसमें सेकंड लिस्ट आया था, लेकिन आप जाकर पता करिए कि क्या सचिवालय सहायक का सेकंड लिस्ट आया था, क्या योजना सहायक का सेकंड लिस्ट आया था, क्या सहकारिता पदाधिकारी का सेकंड लिस्ट आया था, क्या मलेरिया निरीक्षक का सेकंड लिस्ट आया था। नहीं, उसमें ये ऐसा सा पोस्ट का सेकंड लिस्ट आया जिसमें अलग से भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत हो। तो इसमें टाइपिंग पोस्ट पे ही सेकंड लिस्ट आ सकता है। हो सकते है सूचना वो एक और जो DCA जो है, मतलब ITI कुछ कुछ है ना, डिप्लोमा, वो सब का सेकंड लिस्ट आ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि इस लिस्ट में वैसे बच्चे आयोग को ना मिले, तो नॉन टाइपिंग सेकंड लिस्ट नहीं आएगा, यही कड़वा सच है। ठीक है। अब अगला सवाल रुपेश कुमार जी पूछ रहे हैं, मैंने टाइपिंग सर्टिफिकेट दिया फिर भी काउंसलिंग में टाइपिंग नो कर देता है, तो क्या हमको टाइपिंग पोस्ट मिलेगा या नहीं, जबकि मैं टाइपिंग पास हूँ। मतलब इनका मैं बात नहीं समझ पा रहा हूँ। ये कह रहे मैंने टाइपिंग सर्टिफिकेट दिया फिर भी काउंसलिंग में टाइपिंग नो कर दिया है। आपने जब टाइपिंग सर्टिफिकेट दिया है तो नो क्यों कर दिया है? या तो ये हो सकता है कि आपने टाइपिंग सिलेक्ट ही नहीं किया है। अगर आपने टाइपिंग सिलेक्ट नहीं किया है तो आपको टाइपिंग पोस्ट अलॉट नहीं होगा। आप एक बार मेंस फॉर्म में देख लें कि वहाँ पे आपने टाइपिंग सिलेक्ट किया था, यस किया था कि नो किया था, क्योंकि उस जो 27 तारीख का लिस्ट में साफ लिखा हुआ है कि अगर आप जो जिन मेंस फॉर्म में नो कर दिए हैं, आप काउंसलिंग में जमा भी कर दीजिएगा, वहाँ अगर वो ले भी गया है तो आपको आगे वो मान नहीं करेगा। ठीक है। सोनी कुमार जी पूछते हैं, इंटर का प्रोविजनल दिया हूँ, कोई प्रॉब्लम होगा सर? तो मैं यही बोलूँगा कि सोनी जी, आप थोड़ा सा लापरवाही की हैं। 7-8 साल इंटर पास किए आपको हो गए, अभी तक आपने सर्टिफिकेट कॉलेज स्कूल से नहीं मंगवाया। तो एक काम आप कर सकती हैं कि अभी भी समय है, हो सकता है लेट हो गया हो, आप सर्टिफिकेट आयोग जाकर जमा कर दें, या कुरियर से अपना एडमिट कार्ड के साथ, मेंस का एडमिट कार्ड के साथ वो भेज दें कि हाँ सर मेरा आ गया है, आप जमा कर लें। और नहीं आया है तो प्रोविजनल से भी कोई दिक्कत नहीं है, विभाग में आपको सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। ठीक। अब आयुष राज पूछते हैं, मेरा MS ऑफिस में नो हो गया है तो क्या हमें PS के लिए कंप्यूटर करेगा कि नहीं? देखिए, MS ऑफिस एक जो पोस्ट है उसके तकनीकी योग्यता में दिया गया है, और पंचायत सचिव में भी MS ऑफिस दिया गया है, लेकिन वो वांछित योग्यता में दिया गया है। तो MS ऑफिस आपका यस रहे नो रहे, पंचायत सचिव में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको पंचायत सचिव अलॉट होगा, क्योंकि उसको मार्क्स पे मेरिट पर ही अलॉट किया जाएगा। ठीक। अब पूछते हैं मैथ विथ योगी जी, इनका सवाल है, अगर कोई स्टूडेंट 2014 से पहले NCL में नहीं था पर अब है तो क्या उसे रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए, और ये पता कैसे चलेगा कि वो 2014 से पहले NCL में था या नहीं? ये जो बोल रहे हैं कि जो पहले NCL में नहीं था, मतलब या तो एक कैटेगरी है मलिक, शायद मैं सुना हूँ कि वो उनको जनरल से BC में डाल दिया गया है। देखिए, तो उनको तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि 2014 में जो कैटेगरी में आप थे उसी कैटेगरी के अनुसार आपको कैटेगरी का लाभ मिलेगा। अगर 14 में आप जनरल में थे, अभी आपको BC कर दिया गया, तो आपको BC का लाभ नहीं मिलेगा, आपको जनरल से ही रिजल्ट लाना पड़ेगा। ठीक। अगला सवाल लेता हूँ, ये पूछ रहे हैं बेरोजगार युवा, इनका सवाल है, BC से EBC गवर्नमेंट की, हम 2014 का BC से EBC गवर्नमेंट की है। ठीक। हम 2014 का जाति प्लस सेंट्रल OBC और SDM एफिडेविट के साथ दिए हैं, और न्यू NCL भी दिए हैं, प्रॉब्लम होगा क्या? देखिए, अगर आपका गवर्नमेंट चेंज किया है तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपने जाति दे दिया, बढ़िया बात किया, आपने 14 का भी दिया, नया भी दिया। अगर आप देखिए, जो बोल रहे हैं कि रिमार्क क्यों लगाया जा रहा है, रिमार्क इसी, देखिए जो ओल्ड दे रहे हैं मतलब उनका पहले भी वही था और अभी भी वही था, लेकिन जो न्यू दे रहे हैं उसमें भी दो कंडीशन है। जो न्यू दे रहे हैं उनका भी हो सकता है पहले भी वही हो, अभी भी वही हो, लेकिन
न्यू में इसीलिए रिमार्क लगाया जा रहा है कि जो भी न्यू दे रहे हैं उनको आयोग एक बार रीचेक करेगी, वही स्क्रूटनी कर रही है कि जो अभी दे रहे हैं कि 14 में जो फिल किया है उसमें थे कि नहीं। क्योंकि अगर इनका कैटेगरी चेंज भी हो गया है, मान लेते हैं टेलीकास्ट जो बीसी से ईबीसी हो गए हैं, अगर वो ईबीसी का दे रहे हैं एनसीएल तो उनको आयोग चेक करेगी कि अभी ईबीसी दे रहे हैं, फॉर्म में भरे हैं बीसी, तो क्या टेलीकास्ट ईबीसी में थी, ईबीसी में थी 14 में, तो जाहिर सी बात बीसी में ही थी, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगले सवाल पे आते हैं। अजय माही जी पूछते हैं, मेरा कोई सवाल नहीं है, बस यही कहना चाहता हूँ जितना जल्दी हो कोर्ट वाले लफड़ा खत्म करें, वरना बीएसएससी और डिले होगा, कोरोना का असर भी दिख रहा है और ज्वाइनिंग भी लेट होगा, इसलिए जो भी करें जल्दी करें। देखिए दोस्त, एनसीएल का मुद्दा तो हम लोगों ने नहीं लाया, यहाँ पे आयोग लाया, और एनसीएल कारण सबको बाहर करके रिजल्ट देना ये भी सही नहीं होता। ये तो जो एक केस हुआ है ना अभी, इसके जगह 300-400 मतलब जिनको जो बाहर होते हैं वो केस करते हैं, तो उससे अच्छा है कि एक साथ सबका सोल्यूशन निकल जाए। और 11 को मुझे पूरा उम्मीद है कि एनसीएल में जीत हम लोग की हो जाएगी। उसके बाद 10-20 दिन बाद हो सकता है कि फाइनल रिजल्ट आ जाए। तो अब जो कर सकता है आयोग कर सकता है, उसका काम है वो जल्दी से एनसीएल एक्सेप्ट करे और सबका रिजल्ट जारी कर दे। ठीक, अब अगला सवाल सुरेश कुमार जी का है, मैं न्यू एनसीएल दिया हूँ, साथ ही कास्ट एंड रेसिडेंस न्यू भी दिया हूँ, साथ में भारत सरकार का ओबीसी 16 का भी दिया हूँ, इसलिए हमने फॉर्म 18 भी फिलअप करके दिया, कोई प्रॉब्लम होगा क्या। देखिए, जब आपने न्यू एनसीएल दे ही दिया तो आपने 16 का क्यों दिया, चलिए 16 का भी दे दिया आपने, बढ़िया किया। जिनके पास 14 का नहीं था वो न्यू ही दिए हैं, और केस भी न्यू को लेकर ही हुआ है। तो न्यू, यही तो मैं बता रहा हूँ कि एक लोग की बात नहीं है ना, न्यू कम से कम 2 से 3 हज़ार लोग दिए हैं, और सेंट्रल वाला बहुत कम लोग के पास ही था। तो बात वही पड़ गया कि एक के कारण हजारों लोग मतलब उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो न्यू एनसीएल को मान करना ही पड़ेगा। आपने न्यू दिया, आयोग चेक कर लेगी कि हाँ जो आप दे रहे हैं 14 में आप वही थे, और अगर आप 14 में अगर आपका कैटेगरी चेंज हुआ है तो वो भी देख लेगी कि हाँ आपका चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। और यहाँ पे एक सवाल और कि कुछ लोग का कहना है कि इसे एग्जाम्पल में बता रहा हूँ कि कोई बीसी वाले एमबीसी भर दिए, ठीक, और गवर्नमेंट ने उनका कैटेगरी चेंज कर दिया, एमबीसी कर दिया, और वो फ़ायदा ले लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं क्या बोला कि कोई अगर तेली समाज के लोग हैं, वो 14 में कैटेगरी मिसमैच करके ईबीसी गलती से भर दिए थे, अभी वो ईबीसी हो गए हैं, तो आयोग चेक करेगी ना कि जो तेली समाज के लोग हैं 14 में फॉर्म फिल करें, इनका बीसी होना चाहिए। अगर वो 14 में ईबीसी 14 में ही मतलब मिसमैच कर दिए हैं, तब तो उनका रिजल्ट यूआर से बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे आपसे बहुत तेज आयोग है, वो अपने डिसीजन खुद ले लेगी। ठीक, अगला सवाल सौरभ गोस्वामी जी का है, भाई एफजी सिलेक्टेड कैंडिडेट को नॉन टैपिंग पोस्ट मिलने का कितना % चांस है। देखिए एफजी, मैं पहले बता दिया कि उनका रैंक नॉन टैपिंग पोस्ट से जितना पोस्ट है ना उसके आधा में उनका रैंक है। चाहे वो यूआर में अगर उनका रैंक है तो 3600 है, या 3300 यूआर का पोस्ट है, उनका रैंक 1800 के अंदर है। ईबीसी में होंगे तो 900 के अंदर रैंक होगा, एससी में होंगे 800 के अंदर होगा, बीसी में होंगे तो उनका तो रैंक यूआरए में है। तो एफजी वाले को नॉन टैपिंग कन्फर्म है। हाँ, अगर कुछ एफजी वाले फंस जाएंगे इस कारण, जैसे वो पहले कनिया लेखा लिपिक दे दिए हो, सेकंड में फॉरेस्ट गार्ड, उनको फॉरेस्ट गार्ड अलाउट हो सकता है, या पहले फॉरेस्ट गार्ड दे दिए हो फॉरेस्ट गार्ड अलाउट हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहले पंचायत सचिव या राजस्व कर्मचारी दिए हैं तो आपको नॉन टैपिंग ही अलॉट होगा। ठीक, अब आते हैं एक बीच वे लखीसराय का सेकंड क्वेश्चन है कि काउंसलिंग में सेंट्रल वाला ओबीसी दिया हूँ 2014 के पहले का, और न्यू एनसीएल भी सबमिट किया हूँ, लेकिन प्रपत्र 1 में सेंट्रल ओबीसी वाला डिटेल भरा हूँ। अब अगर कोर्ट न्यू एनसीएल वैलिड करता है तो क्या मेरा सेंट्रल ओबीसी वैलिड होगा। देखिए, न्यू वैलिड होगा तो ओल्ड भी वैलिड होगा, ऐसा नहीं है कि या तो ओल्ड या तो न्यू, वैलिड होगा तो दोनों होगा। और आपने 14 वाला दिया है तो आपने अच्छा किया, आप में शायद हो सके रिमार्क नहीं लगाया होगा, क्योंकि सेंट्रल शुरू से ही मान है और ओल्ड बिहार स्टेट का एनसीएल वो भी पहले से ही मान है। बस न्यू मान हो जाता, लेकिन सिचुएशन ऐसा बन गया कि प्रॉब्लम आयोग कर रही है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि
सभी का एनसीएल मान्य होगा और एनसीएल के बेस पे किसी को बाहर आयोग नहीं करेगा। ठीक। पंचायत सचिव, हाँ ये सतीश कुमार जी का सवाल है, पंचायत सचिव पद टाइपिंग में डाल के रिजल्ट दिया है या नॉन टाइपिंग में। देखिए पंचायत सचिव में कितना बार बोल चुका हूँ नॉन टाइपिंग पोस्ट है। और एक बार मैं फिर बता दूं कि यह जो रिजल्ट है सिर्फ कैटेगरी वाइज, हर कैटेगरी का 10% एक्स्ट्रा मेरिट के अनुसार दिया गया है। यह चीज़ आपको पचे या ना पचे, लेकिन यही सच्चाई, यही मेरा अनुभव कहता है। और जब रिजल्ट आएगा तब भी आप देख लीजिएगा। अभी टाइपिंग फिजिकल ये सब कुछ देखा नहीं गया है, अभी बस रिजल्ट मेरिट के अनुसार दे दिया गया है। इसके बाद स्क्रूटनी हो जाएगा, फ्रेश रैंक बन जाएगा यूआर का, बीसी का, ईबीसी का, एससी एसटी, डब्ल्यूबीसी। उसके बाद आपका प्रेफरेंस लाइक आपका रैंक होगा, आपको पोस्ट मिल जाएगा। ठीक। अब राजू प्रसाद जी का सवाल है, आखिरी सवाल है आज का। यदि बीएसएससी फाइनल रिजल्ट देता है तो उसके बाद भी हाईकोर्ट रोक लगा सकता है क्या। तो देखिए रोक, अगर आयोग गलती करके रिजल्ट देती है और कोई कोर्ट चला जाता है तो स्टे बिल्कुल लग सकता है। तो ये मनाइए कि आयोग किसी के साथ गलत ना करे, क्योंकि देखिए अभी भी बायोमेट्रिक मिसमैच वालों के साथ गलत हो रहा है, मैं उनके साथ हूँ। और मैं यही बोलूँगा कि उन लोगों को एक मौका आयोग को देना चाहिए। अगर मौका नहीं देती है, वो लोग कोर्ट तो गए ही हैं, वो लोग कारण हो सकता है स्टे लग सकता है। और अभी इसमें जटिल मुद्दा एनसीएल है, उसके बाद कैटेगरी गवर्नमेंट चेंज किया है वो है। तो आयोग को सावधानी से, शांति से, हर बारीकी चीज़ को देखते हुए रिजल्ट देनी चाहिए, ताकि कोई भी बंदा आगे चल के कोर्ट ना जाए। क्योंकि दरोगा में आप देख लीजिए, मेडिकल वाला केस कर दिया, हाई वाला केस कर दिया, कट ऑफ जिनका कम है वो केस कर दिया, मतलब गलती किया आयोग ने, छात्र कोर्ट गए और बहाली फांसी हुई है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और कैसा रहा आज का सेशन ज़रूर बताएं। अगर आप लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे तो मैं फिर कोशिश करूंगा कि अगला हफ्ता फिर एक ऐसा वीडियो बनाऊं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, बने रहे मेरे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।